नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, अरविंद केजरीवाल के कहने ही क्या हैं, लेकिन चौबे गए थे छब्बे बनने, दूबे बन के लौटे। ये नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में बहुत ही मशहूर लोकोक्ति है। हर गांव, चौराहे, नुक्कड़, गली में आपको इस तरह की लोकोक्ति सुनने को मिलेगी। अरविंद केजरीवाल गए थे छब्बे बनने और अब दूबे बन के लौट रहे हैं। मतलब गए थे तो बड़े 30 मार खां बनने, लेकिन अब उनको लेने के देने पड़ गए हैं। अरविंद केजरीवाल को इस बात का एहसास था कि जो वो काम करने जा रहे हैं उससे पॉलिटिकल माइलेज तो मिलेगा, लेकिन अगर वो अपनी बात ठीक तरीके से साबित नहीं कर पाए तो लेने के देने पड़ेंगे। लेकिन इसमें अरविंद केजरीवाल ने प्लानिंग किया कि ये बाजी हम हार के भी शायद जीत जाएं। क्या होगा ऐसा, हमको कोई फांसी तो होने वाली है नहीं। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जेल चले जाएंगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा है तो वो 6 महीने की सजा है, उसमें चले जाएंगे। क्या होगा? तो सब कुछ का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते हुए अरविंद केजरीवाल ने प्रॉस कॉन्स को देखते हुए कैलकुलेटिव रिस्क लिया। और इस बार रिस्क जो है, उनको लगा कि ये एक बार ले ही लेते हैं, देखा जाएगा। अपनी आदत से कुछ लोग बाज नहीं आते हैं, तिकड़म करने की आदत। हालांकि पूरी राजनीति तिकड़म ही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। जो पार्टी अभी सत्तारूढ़ है उसको भी आप ये कहे कि नहीं, उसमें वो बिल्कुल तिकड़म नहीं करती है। जो अब तक सत्तारूढ़ थी वो तिकड़म नहीं कर रही थी, ये कहना बिल्कुल गलत होगा, नाजायज होगा। जो राजनीतिक पार्टी है, सत्ता संघर्ष में शामिल है, चुनावी राजनीति में शामिल है, उसको तिकड़म करने पड़ते हैं। अब वो दिन लद गए हैं, या कोई नया कोई आउटफिट आएगा जो आने वाले दिनों में शायद तिकड़म को इस्तेमाल न करे राजनीति में, और राजनीति साफ सुथरी हो, पारदर्शी हो। जो कहा जाए वो किया जाए, और जो किया जा रहा है उसे कहने की हिम्मत हो। ऐसी राजनीति आने वाले दिनों में अगर देखने को मिले तो आप अचंभित नहीं होइएगा, कोई ना कोई तो आएगा, कोई ना कोई तो करेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनके जो बाकी शागिर्द हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों के बारे में मैं कह रहा हूं, उनमें सभी लोग धुले हुए हैं, ये कहना मुश्किल है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इतने मैले हो चुके हैं, इतने मैले हो चुके हैं कि अब उनके वस्त्र को कोई नहीं धो सकता है। किसी लॉन्ड्री में उनका वस्त्र धुल नहीं सकता है, इतने मैले हो चुके हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? अब तक तो उन्होंने आरोप लगाने का सिलसिला अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर लगाया करते थे, और वो सिलसिला उनका जारी था। कभी मोदी पर, कभी बीजेपी पर, कभी मोदी की पार्टी के नितिन गडकरी पे, अरुण जेटली पे, पूर्व सीएम शीला दीक्षित पे। ये सिलसिला तो आप सबको मालूम है, कोई नई बात है नहीं जो मैं बताऊंगा। लेकिन इस बार उन्होंने तय किया कि नहीं, अब आखिरी चोट कर ही दी जाए। और आखिरी चोट क्या है? इस देश की वो संस्थान जिसमें थोड़ी बहुत आस अगर इस जनतंत्र में लोगों की बची है तो वो जुडिशरी है। थोड़ी बहुत आस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जुडिशरी बिल्कुल पाक साफ है। जुडिशरी के भी आचरण आपके हमारे सामने आ रहे हैं, और मीडिया के भी आचरण आपके सामने है। मीडिया किस प्रकार का व्यवहार कर रही है ये भी आप देख रहे हैं। पहले भी कैसे करती थी ये भी आपने देखा होगा। तो मीडिया भी उससे अछूती नहीं है। लेकिन अगर एक दो संस्थानें ठीक से उसके बावजूद भी काम कर रही है तो मैं कहूंगा कि मीडिया ही है और वो जुडिशरी ही है। एक आपको गलत मिलेगा तो दूसरा उसको एक्सपोज करने वाले भी हैं। ये मीडिया है। पुलिस में ऐसा नहीं है। इक्के दुक्के रेवती जैसी पुलिस कांस्टेबल पुलिस विभाग में बहुत कम देखने को मिलेगा। उसी तरीके से राजनीति में बहुत कम देखने को मिलेगा। आरोप लगाने वाले जरूर हैं, लेकिन एक ही पार्टी के अंदर कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ मुखर होकर के बोलने वाला बहुत कम मिलेगा। तो उस हिसाब से अगर आप देखें मीडिया एज ए होल, तो मीडिया में अपने ही वर्ग के खिलाफ, अपने ही फ्रेटर्निटी के खिलाफ खड़े होने वालों की तादाद कम नहीं है। हर गलत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, एजेंडा चलाने वालों के खिलाफ भी खड़े होते हैं।
वाम हो चाहे दक्षिण हो। उसी प्रकार से जुडिशरी में अपने ही इंस्टीट्यूशन में, अपने ही इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बोलने वालों की संख्या कम नहीं है। माफ कीजिएगा, कम नहीं है। अभी अभी जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि जो ग्रीडी है, जो लालची जज हैं, उनको सिस्टम से उठा करके बाहर फेंक देना चाहिए। लेकिन कुछ देर पहले आपने मेरा शो देखा होगा जिसमें नीलेश ओझा जी कह रहे हैं कि वो कहती तो ये बात है, लेकिन जब मौका आता है करने का तो शायद वो कर नहीं पाती है। और उन्होंने जिक्र किया कि कैसे चंद्रचूड़ साहब जो एक्स चीफ जस्टिस थे, उनके ऊपर कितने गंभीर आरोप हैं। क्या उनके बारे में जस्टिस नागरत्ना कुछ बोलेंगी? जस्टिस नागरत्ना ने अभी जस्टिस जसवंत वर्मा के बारे में कुछ भी नहीं कहा। उनको कहना चाहिए था, लेकिन खैर, अगर वो नहीं कह रही हैं तो किस लिए नहीं कह रही, क्यों नहीं कह रही हैं, ये उनका प्रेरोगेटिव है। सवाल मित्रों ये है कि एक संस्थान जिससे थोड़ी बहुत आस बची हुई है, उस संस्थान को डिस्ट्रॉय करने के लिए सुपारी ली अरविंद केजरीवाल ने। और ये जो खुद को एनार्किस्ट कहते हैं ना, ये ट्रूली एनार्किस्ट हैं। और ये किसी दूसरे के बिहेस्ट पे ये काम कर रहे हैं, बल्कि उनके ब्रीफिंग पे ये काम कर रहे हैं। इसमें कोई गलत नहीं होगा। मैग्सेसे अवार्ड ही है ना, और मैग्सेसे अवार्ड कहां से आता है, कौन देता है, कैसे देता है, ये सब लोगों, पूरी दुनिया को मालूम है। रॉकफेलर का उससे क्या रिश्ता है। इसलिए इनके ऊपर जो आरोप लगता है कि सीआईए से मिल करके ये भारतीय संस्थानों को बदनाम करने में लगे हुए हैं, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब ये सारा प्रकरण मैं क्यों कह रहा हूं? ये सारा प्रकरण मैं इसलिए कह रहा हूं कि श्रीमान अरविंद केजरीवाल ने आखिरी हथौड़ा चला दिया जस्टिस के ऊपर और न्यायिक प्रणाली के ऊपर। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। 10 सूत्री आरोपी था जो इन्होंने कहा कि आपको रिक्यूज कर लेना चाहिए, हमारी सुनवाई आप नहीं करें तो बेहतर है, आपका रिक्यूजल आ जाना चाहिए। और उसके लिए इन्होंने 10 पॉइंट गिनाए कि इन इन कारणों से मैं चाहता हूं कि आप हमारे केस की सुनवाई न करें। और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने गंभीरता से श्रीमान केजरीवाल को सुना, और जितना वक्त केजरीवाल जी को चाहिए वो उनको मिला। लेकिन गलती केजरीवाल जी से यह हो गई कि जो कुछ भी केजरीवाल बोल रहे थे, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा उसको रिकॉर्ड कर रही थी रिटन तरीके से। अब यह भी नहीं कह सकते हैं कि हमने ये कहा नहीं था, हमारे कहने का ये मतलब था। अरे मतलब कुछ नहीं, जो कुछ भी आपने कहा है वो रिटन डॉक्यूमेंट है, अदालत के पास वो डॉक्यूमेंट मौजूद है। कैमरे पर आपने कहा उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। आपने सेलेक्टिव रिकॉर्डिंग लीक कराई कि देखिए किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल आज वकील की भूमिका में खड़े थे और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को धो डाला। आपके सिपह सालारों ने मोर्चा खोल दिया, ब्लैक स्क्रीन बार करने वालों ने मोर्चा खोल दिया। 7 समंदर पार बैठा, जर्मनी में बैठा हुआ, उन्होंने मोर्चा खोल दिया। जो आपके पेरोल पर शुरुआत पे हो, निश्चित रूप से आपके पेरोल पर रहे होंगे, कोई ना कोई रिश्ता रहा होगा, आपके लिए वो कैंपेन भी करने के लिए आए थे। और तब लोगों के, खासतौर से युवा मन में एक भ्रांति गई थी कि इतना बड़ा यूट्यूबर है, वो केजरीवाल जी के बारे में बोल रहा है, सही बोल रहा है। अब युवा मन को तो पता नहीं कि ये केजरीवाल के कहां कहां रिश्ते हैं और पर्दे के पीछे ये क्या क्या गुल खिलाते हैं। तो उस महान यूट्यूबर से इनके फाइनेंशियल रिश्ते हैं, या वो इनके लिए कुछ कर रहे हैं आगे, उनको कुछ देने की, कुछ ना कुछ उनको मिल रहा होगा। और मिल रहा होगा तो सैकड़ों करोड़ में मिल रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो इनके प्रतिरक्षा के लिए मौजूद हो जाते थे, इनके लिए माहौल बनाते थे, इनके समर्थन में वीडियो बनाते थे और लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते थे। दिक्कत की बात तो यह है मित्रों कि बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग, बड़े बड़े पत्रकार लोग उन वीडियोस को शेयर करते थे, यह समझ करके कि ये यूट्यूबर इंडिपेंडेंट यूट्यूबर हैं, इनका जो विचार है इंडिपेंडेंट है, इनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन नहीं है, और ये जो विचार है वो बिल्कुल शुद्ध विचार है। और इसलिए उसको प्रचारित प्रसारित भी किया जाता था। और बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सब मिलकर इसके सोशल मीडिया पे उसको शेयर करते थे। लेकिन आज सबकी पोल पट्टी खुल रही है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को उस केजरीवाल ने कहा कि आप रिक्यूज कर लीजिए हमारे केस से। सुना, उनको वक्त दिया, उनके सारे सवाल सुने।
और सोमवार के दिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने मास्टर ऑर्डर पास कर दिया और ऑर्डर कहा कि मैं इस केस से खुद को अलग नहीं करूंगी। और उसके बाद थ्रेडबेयर एक एक सवाल का, एक एक आरोप का जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने जवाब दिया। और यह लिखित जवाब है, लिखित। जिस ऑर्डर को उन्होंने लिखा है, उस ऑर्डर को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा अदालत में, भरी कोर्ट रूम में, भरी अदालत में पढ़ रही थी और वो अब इंटरनेट पर अवेलेबल है। एक एक सवाल का जवाब दिया। कहा कि आपने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि मैं अधिवक्ता परिषद में गई थी, इस वजह से मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। क्यों भाई? अधिवक्ता परिषद जो है भारतीय जनता पार्टी और संघ से संबंधित है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी हमको फंसाना चाहते हैं और उसके परिषद में आप गए थे शामिल होने के लिए, इसलिए हमको डर है कि आप हमें न्याय नहीं देंगी। प्रथम दृष्टया तो इतनी चालाकी भरा स्टेटमेंट लगता है जिसमें कोई भी आदमी फंस जाए, कोई भी आदमी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि आपको जिस सुप्रीम कोर्ट से जिस जज महोदय ने बेल दिया था, वो भी गए थे अधिवक्ता परिषद में, अब वो रिटायर हो गए। तो क्या आपने तब ये सवाल उठाया था कि आप अधिवक्ता परिषद में जा रहे हैं, आप हमें न्याय नहीं देंगे, आपका रिश्ता उनसे है? चूंकि वो निर्णय आपके पक्ष में था, इसलिए आपने उसको मुद्दा नहीं बनाया। इतनी धूर्तता, इतनी चालाकी, इतना सफेद झूठ सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल ही बोल सकते हैं। और मैंने आपको इसके पहले कई बार कहा है, मंगल ग्रह पे चले जाइए, इस सृष्टि के किसी कोने में इस प्रकार के चालाक आपको बहुत कम मिलेंगे। हालांकि राजनीति की आवश्यकता इन्होंने बना दी कि राजनीति में इसी तरीके के चालाक लोग ही कामयाब होंगे। इधर वहां कह दिया, उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए चले गए चेन्नई, तमिलनाडु, वहां साठगांठ करने के लिए पहुंच गए, क्योंकि अब तो फुल टाइम ये पॉलिटिशियन है, जनता की फिक्र नहीं है। नाउ ही हैज बिकम ए फुल टाइम पॉलिटिशियन, ही इज इनटू बिजनेस ऑफ पॉलिटिक्स नाउ।